हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए आप लोगों की जो है आज लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इस चैनल द्वारा आप लोगों का ये जो है फर्स्ट लाइव क्लास है। इसलिए आप लोग जो है वो कमेंट में बताइए कि कैसा आप लोगों का लाइव क्लास लग रहा है। आप लोग के लिए लाइव क्लास और लाना चाहिए कि नहीं, या फिर जो है रिकॉर्डेड वीडियो ही आप लोगों को चाहिए। ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए और फिर तब तक हम आप लोगों के लिए क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और फिर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग शेयर कर दीजिए। प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जितना क्वेश्चन बताएंगे सब आप लोग जो है वो कमेंट में उसका आंसर बताइएगा, क्या होगा सबका हम आंसर देखेंगे। तो चलिए आप लोग के सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर में स्रावित होने वाले अग्न्याशी रस या पैनक्रियाटिक जूस, इसी को जो है पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे, इंग्लिश में अग्न्याशी रस बोलेंगे। ठीक है, इस दोनों नाम को जो है हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कभी दोनों में पूछ सकता है कि पीएच मान के बारे में सत्य है, यानी पूछ रहा है अग्न्याशी रस के बारे में कौन सा जो है पीएच अग्न्याशी रस जो निकलता है उसके पीएच मान के बारे में कौन सा जो है वो कथन सत्य है। तो देखिए फर्स्ट जो है ऑप्शन है वो है इसका पीएच मान अम्लीय होता है, इसका पीएच मान क्षारीय होता है, कि इसका पीएच मान परिवर्तन होता है अर्थात कभी क्षारीय कभी अम्लीय होता है, कि इसका पीएच मान नहीं होता है। इसमें से क्या आंसर होगा आप लोग जो है वो कमेंट में बताइए कि इसका पीएच मान। चलिए बहुत लोग का जो है वो, चलिए कमेंट आप लोग कीजिए और बताइए आंसर। ठीक है, इसका पीएच मान क्या होगा, क्षारीय होगा। क्यों क्षारीय होगा, क्योंकि देखिए इसका पीएच मान कितना होता है, आप लोग कमेंट में बताइए इसका पीएच मान। जल्दी से बताइए, हम रुके हुए हैं देख रहे हैं इसका पीएच मान कितना होता है पैनक्रियाटिक जूस का, यानी कि अग्न्याशी रस का जो है वो पीएच मान कितना होता है। तो देखिए इसका लगभग में पीएच मान जो है कितना होता है, 7.6 से 8.6 के बीच में इसका पीएच मान होता है। इसीलिए इसका पीएच मान जब इतना होता है तो वो क्षारीय कहलाता है। कैसे हम लोग समझेंगे कि किसका कितना पीएच मान रहेगा, तो उसको अम्लीय बोलेंगे, कितना पीएच मान रहेगा तो उसको क्षारीय बोलेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये एक तरह का ऐसे जो है पीएच स्केल होता है, यहाँ पे बीच में जो है वो 7 होता है और इधर जो है यहाँ पे 6, 5, 4 ऐसे कर के यहाँ पे होता है 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे लास्ट पे होता है 14। तो देखिए 7 के इधर जितना भी हम लोग जाएंगे, 7 के इधर जितना भी जाएंगे तो हम लोग का जो है वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से जितना भी पढ़ेंगे 8, 9, 10 जाएंगे तो ये हो जाएगा क्षारीय, लेकिन 7 रहेगा तो वो हो जाएगा उदासीन। जल का पीएच मान कितना होता है बताइए तो आप लोग, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो वो जो हो उदासीन हो गया। ठीक है, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस का बात हो रहा है, यानी पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से स्रावित होता है। चलिए आप लोग को फिगर के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए ये रहा पूरा ह्यूमन बॉडी हो गया और फिर जो है ये क्या है, ये लीवर आपका हो गया। लीवर के ठीक नीचे क्या स्थित रहता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, और ये होता है आमाशय, यानी कि ये जो है क्या हो गया, पेट हो गया। आमाशय को उसको क्या बोलते हैं, पेट भी कहीं कहीं भी लिखता है आमाशय। ठीक है, उसी को पेट बोलते हैं। इसके ठीक यहाँ पे जो होता है वही होता है, क्या होता है, अग्न्याशय। और उसी अग्न्याशय से ही, अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। इसी पैनक्रियाज से जो है वो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, यानी अग्न्याशी रस निकलता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया।
तो चलिए यहाँ पे आप लोग को कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ गया, तो यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। ठीक है, अग्न्याशी रस जो है यहाँ पे अग्न्याशय रस किससे निकलता है? पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से। अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैनक्रियाज बोलेंगे। तो इसी पैनक्रियाज से जो है पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.6 से 7.8 के बीच में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? अम्लीय अम्ल के व्युत्पन्न, पेप्टाइड्स, एस्टेरॉयड्स और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए कि इसका जो है आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें से कौन सा आप लोग का आंसर होगा वो आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए ए बी सी करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए बात आया यहाँ पे हार्मोन का। तो हार्मोन का जो है वो खोज सबसे पहले कौन किया था? कौन किया था हार्मोन का? तो देखिए एम बेलिस जो थे, एम बेलिस इसी ने जो है हार्मोन का खोज किए थे। और एम बेलिस और इनके साथ में एक जो थे स्टार्लिंग, ये दोनों जो है मिलकर जो है हार्मोन का खोज किए थे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर हार्मोन की बात करें सबसे पहले जो है हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन था जिसका खोज किया गया था? तो सबसे पहले एक सिक्रेटिन हार्मोन होता है, छोटी आंत से जो है स्रावित होता है सिक्रेटिन हार्मोन। इसी हार्मोन का जो है सबसे पहले स्रावित हुआ था। तो सबसे पहले जो है इसी सिक्रेटिन हार्मोन का खोज किया था। और कौन किए थे? एम बेलिस और स्टार्लिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH का कार्य है। FSH का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म इसका जो है हम बहुत बार बताए हैं FSH का। इसका बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए FSH का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह पुरुषों में दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है। यह शरीर के ऊतकों की वृद्धि को प्रेरित करता है। यह मादा में ओवेरियन पुटिकाओं परिपक्व में सहायक होता है। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट गया क्योंकि ये जो है एकदम गलत है। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक वृद्धि हार्मोन, थायराइड के लिए वृद्धि हार्मोन, थायराइड की वृद्धि के लिए आवश्यक जो हार्मोन होता है वो आप लोग बताइए कौन सा हार्मोन होता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH जो होता है वो थायराइड के लिए जिम्मेदार होता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ भी क्वेश्चन में पूछेगा, आप लोग याद रखिएगा। फिर बच्चा जो है वो ऑप्शन नंबर सी, ये शरीर के ऊतकों की वृद्धि को प्रेरित करता है। ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा जो प्रोटीन, आप लोग बताइए कि सॉरी आंसर तो हम खुद ही बता दिए कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होता है? वो प्रोटीन ज़रूरत होता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण में सहायक कौन होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछेगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा। मादा में जो ओवेरियन पुटिकाओं होता है इसको जो है वो परिपक्व में सहायता करता है। ये ओव्यूलेशन में भी ये सहायता करता है, यानी अंड उत्सर्ग में ये सहायता करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दंत का सबसे मजबूत भाग है। दंत धातु, दंत बल्क, मसूड़ा। इस तीन ही ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा जो है वो आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा। देखिए दंत धातु को जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कमेंट में आप लोग बताइए कि दंत धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दंत धातु को ही जो है वो इनामेल कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दांत, ऐसे दांत हो गया। और दांत का ये जो ऊपरी परत होता है, ये जो ऊपरी परत होता है, लेयर होता है, वही इनामेल होता है।
सबसे कठोर अगर बात करें कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है तो वो कठोर या फिर मजबूत, तो वो दंत धातु यानी कि इनामेल ही होता है। और ये दांत का जो ऊपरी परत होता है उसी में ये पाया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि दांत का जो है वो जब ब्रश किया जाता है तो दांत को जो है ज़्यादा घिस के जो है ज़्यादा एकदम ज़बरदस्ती जो है जोर लगाकर ज़्यादा जो है ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनामिल घिस जाएगा। उसके बाद से आप लोग का जो है वो दांत खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे क्योंकि ये आंसर जो है सभी का आना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो है पूछता है। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो हार्ड ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम ईजी होता है, सब लोग बनाते हैं और सबको बनाना भी चाहिए। वैसे ही टाइप का ये भी एक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए। निम्न में से भोजन का वह समूह जिसका लगातार सेवन करने से बीमारियां हो सकती है। समोसा, मलाई, पेड़ा और पूरी, रोटी, दाल, सब्जी, फल और वसा, अनाज, साबुत दालें, फल और दूध, चावल, दाल और सब्जी। देखिए इसमें से एक आ रहा है समोसा। और फिर चलिए आप लोग कमेंट में आंसर, चलिए आप लोग का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन आप लोग का सही है क्योंकि इसमें पूरी, समोसा ये जो है ज़्यादा ये सब खाने से ज़्यादातर अगर लगातार जो सेवन कीजिएगा तो आप लोग को भी पता है कि बीमारियां हो सकती है। आप लोग सभी का जो है इसका आंसर एकदम 100% राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन का भी आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है निम्नलिखित प्रक्रिया में, यानी इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो है हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। पाचन में, स्वांगीकरण, श्वसन, उत्सर्जन। देखिए पाचन की एक तो क्रिया हो गई, पाचन की कौन सी क्रिया में जो है, इन तीनों में से आप लोग बताइए कि कौन सी क्रिया में हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन में ऊर्जा मिलती है, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोगों को क्या ऊर्जा मिलती है, हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, नहीं बल्कि इससे जो है ऊर्जा बाहर निकलती है, ना कि जो है हमें ऊर्जा मिलती है। और उत्सर्जन से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है क्या, नहीं ना, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वांगीकरण। देखिए स्वांगीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, हमें जितना हम लोग भोज्य पदार्थ जितना हम लोग खाते हैं, जितना भोजन करते हैं, तो वो स्वांगीकरण की एक प्रक्रिया है। जो भी हम लोग मान लीजिए ये स्टोमक हो गया, हम लोग खाना खाए और पेट में चला गया, पच गया, उसके बाद से उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इसी ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को जो है हम लोग बोलेंगे स्वांगीकरण। ठीक है, देखिए पाचन आया यहाँ पे, डाइजेशन। पाचन में क्या होता है, भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल टुकड़ों में जो है, जब हम लोग भोज्य पदार्थ मुख से जब अंदर जाता है उसके बाद से मुंह में हम लोग जो है क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसी तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो पाचन कहलाता है। उसके बाद सबसे पहले जो है हम लोग अंतर ग्रहण करते हैं, यानी इंजेक्ट करते, भोजन को अंदर ग्रहण करेंगे, उसी को हम लोग अंदर ग्रहण करेंगे। उसके बाद से जो है हम लोग भोजन को जो है मुख में क्या करेंगे, मुख में उसको चबाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, तो उसको पाचन बोलते हैं। जब वो टूट जाएगा उसके बाद से जो है उसका पाचन होता है। उस पची हुई जो भोज्य पदार्थ होता है उसको जो है कोशिकाएं सोख लेती है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को हम लोग अवशोषण बोलेंगे। इसको आप लोग एक सीरियल वाइज याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, कि भोज्य पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को हम लोग अवशोषण बोलेंगे। भोज्य पदार्थ को जो
कोशिकाएं जो है वो अपने अंदर सोख लेती है, उस क्रिया को क्या बोलेंगे? अवशोषण। और उसी अवशोषण से जो है हम लोग को ऊर्जा मिलती है, तो वही ऊर्जा मिलती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण बोलेंगे। और जब ऊर्जा मिल जाती है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं, अब उसी अपशिष्ट पदार्थ वो क्या निकलेगा? वो शरीर से बाहर निकलेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए देखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है इन्फो विथ नर्सिंग। उसके बाद से BTSC 10,709 ANM लिख के सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग टच करके आ सकते हैं। वहाँ पे जो है डेली क्यूज होता है, और क्यूज में जो भी टॉप 3 में आते हैं उनका नाम यहाँ पे बोला जाता है। तो आप लोग भी वहाँ पे ज्वाइन करके ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग क्विज कीजिए, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी। वहाँ पे बायोलॉजी, साइंस या फिर जितना भी टेक्निकल क्वेश्चन होता है उसको जो है एक 4 जो है ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से जो ऑप्शन सही रहता है आपको टिक लगाना रहता है, उसमें टाइम फिक्स रहता है। तो इस तरह से आप लोग को वहाँ पे क्यूज होता है, तो आप लोग क्यूज को वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर दीजिए। और फिर इसका आप लोग जितना भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए फर्स्ट पर जो है निधि कुमारी हैं, इनका 35 नंबर आया है। सोनी कुमारी है, इनका 34 नंबर आया है। एक चांदनी तिवारी है, इनका 30 नंबर आया है। टॉप 3 में जो है तीनों के तीनों जो है ये तीनों आई हैं। उसके बाद से जो है और सारे लोग हैं, तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए और क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। आंसर जो है वो कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं कि इनका आंसर जो है वो सही आ रहा है। आप लोग कमेंट कीजिए। नेत्रदाता जो है यानी कि कोई भी मनुष्य अगर नेत्रदान करना चाहता है तो आँख का कौन सा जो पार्ट होगा वो उसका जो है निकाला जाएगा, वो उसका यूज किया जाएगा। कौन सा पार्ट जो है वो दान किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, रेटिना और पूरी आँख। तो पूरी आँख तो ऐसे नहीं होगा, इन तीनों में से ही आप लोग बताइए। बहुत लोग का जो है, चलिए कॉर्निया आंसर आ रहा है, कॉर्निया ही राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्निया ही जो है, आँख का कॉर्निया जो है दान में दिया जाता है। आप लोग बताइए कि आँख के लिए अगर आँख स्वस्थ रखना होता है, एक आँख को स्वस्थ बनाने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो कार्यरत होता है? कौन सा विटामिन जो है वो कार्य करता है? विटामिन कौन सा है जो आँख को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इसमें से आप लोग बताइए क्या होगा, कौन सा विटामिन होगा? आप लोग कमेंट बताइए। चलिए ठीक है, विटामिन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसका जो है आंसर ज़रूर दीजिए, ये सभी को पता होगा। चलिए, वर्णांधता व्यक्ति में किस रंग की पहचान की क्षमता नहीं होती है? किस रोग की? देखिए यहाँ पे जो है वो नहीं छूट गया है, क्षमता जो है वो नहीं होता है, यानी कि वर्णांधता रोग हो जाएगा। अगर किसी को व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इस रोग अगर ये रोग हो जाएगा तो इसमें से कौन सा कलर जो है वो पहचानने में उसको वो असमर्थ हो जाएगा, यानी वो पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा ये कलर है। नीला, हरा, काला, काला नीला, फिर नीला लाल कि हरा लाल? कौन सा राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हरा और लाल। बहुत लोग का ऑप्शन ए आ रहा था, नीला और हरा नहीं होगा, हरा और लाल होगा। ठीक है, बहुत लोग का ऑप्शन डी भी आ रहा था, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए वर्णांधता एक जन्मजात रोग है, इसका जो है कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जन्मजात रोग का भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से जन्मजात रोग है, तो वर्णांधता है जो जन्मजात रोग है। देखिए वर्णांधता जो है अधिकतर किस में होता है? पुरुष में होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अधिकतर पुरुष में होता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्णांधता जो है पुरुष में होता है लेकिन इसका वाहक जो होती है वो फीमेल होती है, यानी स्त्री जो है इसकी वाहक होती है।
और देखिए ये एक आनुवांशिक रोग है। और एक हीमोफीलिया भी आप लोग याद रखिएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक जो है आनुवांशिक रोग ही है। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में ये होता है कि उनकी जो, मान लीजिए कि कोई ये हाथ हो गया, यहाँ पे कट गया, तो वो जो है ब्लड जो है जब गिरता है ना तो जल्दी से रुकता नहीं है। ऐसे जो नॉर्मल इंसान होता है 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो जो है खून वहाँ पे जम जाता है, रुक जाता है। लेकिन जो जिसको हीमोफीलिया रोग हुआ रहता है उनका जो है वो ब्लड जो है वहाँ रुकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला फिर से क्वेश्चन जो है इजी है। आप लोग इसका आंसर बताइए कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन ये नहीं कि नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए आप लोग इसका आंसर बताइए कि सनलाइट में यानी सूर्य के प्रकाश में कौन सा जो है विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कि विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर, चलिए आंसर जो है सबका सही है, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का आप लोग जो है वो आप लोग रासायनिक नाम बता दीजिए, तब हम समझेंगे। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन सी की बात करें हम लोग अगर, तो विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बी हो जाएगा और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। B1 बी अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग समझते हैं थायमीन, यानी B1 को ही हम लोग बी लिखते हैं। यहाँ पे 1 नहीं लिखता है, कहीं कहीं कभी लिख देता है, कभी छोड़ देता है। तो B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये हरा साग सब्जी में मिलता है और फिर ज़्यादातर जो है पालक में मिलता है, और फिर मूली में भी, मूली गाजर ये सब में मिलता है विटामिन ए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर दीजिए कि टिटनेस जो बीमारी होता है निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? फंगस की, गोल कृमि की, जीवाणु की, धूल एवं गोबर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु से। जीवाणु से जो है वो टिटनेस जो है वो बीमारी होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। गोल कृमि से क्या होती है? गोल कृमि से जो है वो फाइलेरिया बीमारी होता है। गोल कृमि से क्या होता है? फाइलेरिया बीमारी होता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, धूल और गोबर, तो इसके कारण जो है टिटनेस रोग जो है वो फैलता है, यानी इसके वाहक है, इस कारण से जो है वो फैलता है। ठीक है, और फिर फंगस के कारण क्या हो जाएगा? स्कैबिज यानी कि खुजली, ये सब जो है वो फंगस के कारण हो सकता है। तो चलिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों का ये क्लास जो है कैसा लगा? आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी इसमें जो है त्रुटि होगा यानी जो भी इसमें मिस्टेक हुआ होगा आप लोग उसको बताइए, अगले क्लास में जो है उसको सुधारा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।